हेलो एवरीवन। सो हम बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी कवर कर रहे हैं। हम पेपर 1 को देख रहे थे और हमने यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी ट्राइपेनोसोमा जियार्डिया वुचेरिया कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में हमें जो है वो वेक्टर्स एंड पेस्ट है और हमारा आज का टॉपिक है गुंधी बग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा ये ट्रेंड है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो उसे शुरू करते हैं। गुंधी बग। गुंधी बग का फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यानी इस ग्रुप में, इस फाइलम में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। क्लास क्या है? इंसेक्टा है, यानी इंसेक्टा क्लास में आती है गुंधी बग। ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा है। फैमिली कोरिडेई है। जीनस लेप्टोकोरेसा एंड स्पीशीज़ वेरिकॉर्निस। तो ये अंडरलाइन क्यों है जीनस और स्पीशीज़? क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जीनस और स्पीशीज़ अंडरलाइन होने चाहिए सेपरेटली। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल वेरे स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। ये वेरियस रूल्स होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से, जिसके हिसाब से साइंटिफिक नेम लिखा जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का। तो गुंधी बग की क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे देखी, जिसमें हमने देखा इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, यानी ऐसे ग्रुप में आता है ये जिनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। क्लास इसकी इंसेक्टा है, यानी एक इंसेक्ट है ये। ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा है। फैमिली कोरिडे है। जीनस लेप्टोकोरेसा एंड स्पीशीज़ वेरिकॉर्निस है। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किस तरह से पूरे नेचर में पाया जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पेस्ट विच अटैक्स ऑन पैडी क्रॉप सच एज राइस। अब देखा हमने, क्योंकि ये एक इंसेक्ट है, एक तरह का ही पेस्ट है, क्योंकि हमारी यूनिट का नाम ही है वेक्टर्स एंड पेस्ट। तो ये क्या है? गुंधी बग। गुंधी बग क्या है? गुंधी बग ये क्या है? ये एक पेस्ट है। वेक्टर्स एंड पेस्ट हमारी यूनिट है ना, तो ये पेस्ट है। तो हमने सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन देख ली और अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि नेचर में किस से पाया जाता है, इसका क्या रोल है नेचर में। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इट इज़ अ टाइप ऑफ पेस्ट विच अटैक्स ऑन पैडी क्रॉप्स, जैसे कि राइस, यानी कि कौन से क्रॉप्स को अटैक करता है? राइस को। सेकेंड पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ये पूरे इंडिया में पाया जाता है। बट इट इज़ मेजरली फाउंड इन यूपी, बिहार एंड बंगाल। ये बहुत आसान है। सेकेंड पॉइंट, जहाँ राइस होगा वहीं ये पेस्ट होगा, क्योंकि राइस को अटैक करता है। तो कहाँ पे है ये? वैसे तो पूरे इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मेजरली यूपी, बिहार और बंगाल में देखने को मिलता है, क्योंकि यूपी, बिहार और बंगाल में राइस की खेती ज़्यादा होती है। सो फर्स्ट 2 points आर क्लियर। लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट। Now tropical and subtropical regions of country are favorable for this pest। इस पेस्ट के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारी कंट्री के, वो फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि किस चीज़ पे अटैक करता है? राइस पे अटैक करता है। और राइस कहाँ उगता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में कंट्री के। इसलिए यही जो जगह हैं, ये जो रीजन है, इसके लिए फेवरेबल है इस पेस्ट की ग्रोथ के लिए। फोर्थ पॉइंट, पहले 3 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, फूड प्लांट्स। It majorly feeds on paddy but also been found feeding on maize, बाजरा, sugarcane and some grasses। वैसे तो ये सिर्फ राइस पे ही ज़्यादातर, सिर्फ नहीं, हम मेजरली फीड करता है। ओनली तो नहीं, लेकिन मेजरली फीड करता है ये। ओनली और मेजरली ये दोनों डिफरेंट शब्द हैं। ओनली मतलब सिर्फ इसी पे फीड करेगा और किसी चीज़ पे फीड नहीं करेगा, और मेजरली यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसी पे मिलेगा। लेकिन कुछ रीजन्स में जैसे 90% इसी पे फाउंड होगा, लेकिन 10% किसी और पे क्रॉप पे भी ये प्रेजेंट हो सकता है। तो क्या है कि फूड प्लांट्स क्या हैं इसके, कि इट मेजरली फीड्स ऑन पैडी बट यानी राइस, बट ऑल्सो बीन फाउंड फीडिंग ऑन मेज, बाजरा, शुगर केन एंड सम ग्रासेस। यानी कि अगर इसे पैडी ना मिले तो ये मेज़, बाजरा, शुगर केन और कुछ ग्रासेस पे भी हमें देखने को मिलता है। सो हम अब आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है इसकी लाइफ साइकिल। इट इज़ अ मोनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म। पिछले वीडियोज़ में हम देख चुके हैं डाइजेनेटिक टर्म को, अब मोनोजेनेटिक टर्म आती है। मोनो मीन्स वन एंड जेनेटिक मीन्स लाइफ साइकिल। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी एक ऑर्गेनिज्म पे ही, सिर्फ वन होस्ट पे ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देता है। क्या करता है? सिर्फ एक ही होस्ट पे कंप्लीट कर लेता है अपनी लाइफ साइकिल को। तो ये क्या है? क्या हुआ? ये एक तरह का मोनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है लाइफ साइकिल का, कि ये एक तरह का मोनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये सिर्फ, यानी कि ये सिर्फ एक ही होस्ट पे अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है। सेकेंड पॉइंट आता है
लाइफ साइकिल का जो है कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि पूरी लाइफ साइकिल अब यहाँ से शुरू होती है। पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर और क्लियरली समझ में आएगा। मेल फीमेल इन कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, फीमेल बिकम फर्टिलाइज्ड, मेल फीमेल कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, फीमेल बिकम फर्टिलाइज एंड फीमेल रेडी टू ले एग। फिर ये पैडी के क्रॉप पे एग ले कर देती है, जो ये गुंदी बग होती है, तो ये ले कर देती है एग। जैसे ये प्लांट है, ये क्या है, लीफ है उसकी, राइस की। तो ये राइस की क्या होगा, राइस पे बिल्कुल रोज़ में एक लाइन से लगे होंगे इसके एग्स, किसके, गुंदी बग के, ऐसे। फिर अब एग हैं तो इनमें क्या होगी, हैचिंग होगी। हैचिंग होगी तो क्या निकलेगा, निम्फ निकलेगा। और निम्फ क्या है, मोल्टिंग के बाद एडल्ट बनता है। एडल्ट बनता है किसके बाद, मोल्टिंग के बाद। तो 6 मोल्टिंग होती हैं इसमें। कितनी मोल्टिंग होती हैं, 6। सब देखते हैं लिखे हुए में। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। वैसे तो ये पूरे साल होती है, लेकिन मोस्टली कब होती है, जून और जुलाई में। वैसे क्या होती है, ये पूरे साल होती है, अकर्स थ्रू आउट द ईयर, बट मोस्टली इन जून एंड जुलाई। ठीक है, बोथ अंडरगो कॉपुलेशन इन ब्रीडिंग सीजन, फाइनली फीमेल बिकम फर्टिलाइज्ड। सेकेंड आता है इसमें एग फॉर्मेशन एंड एग लेइंग। अब फर्टिलाइज हो चुकी है फीमेल तो क्या होगा, अब फर्टिलाइज फीमेल रेडी टू ले एग्स। एक एडल्ट फीमेल गुंदी बग की 24 to 30 एग्स दे सकती है इन अ रो ऑन द लीफ ऑफ पैडी क्रॉप, यानी राइस की लीफ पे। ठीक है, एक रो में देती है 24 to 30 एग्स दे सकती है एक एडल्ट फीमेल। एग्स आर, अब एग्स की अपीयरेंस कैसी होती है, एग्स की अपीयरेंस कैसी होती है, ये ब्लैक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्लैक होते हैं, ओवल होते हैं, ब्लैक ओवल दिखा दिया। अटैच विथ पैडी लीफ, यानी कि ये जो पैडी की लीफ है उससे क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। ये लीफ है पैडी की, तो उससे क्या होंगे, ये ब्लैक ओवल एग्स अटैच होते हैं और ये एक रो में होते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, जैसे कि एक एडल्ट फीमेल 24 to 30 एग्स ले कर सकती है एक रो में, और एग्स की शेप और कलर क्या होती है, ब्लैक ओवल और पैडी की लीफ से अटैच्ड। नाउ आगे देखते हैं। अब ये एग ले हो चुके हैं तो ये क्या होते हैं, थ्रू अ गमी सब्सटेंस ही अटैच होते हैं पैडी की लीफ से। ईच रो में हैव 6 to 20 एग। एक रो में वैसे टोटल कितने देती है, 24 to 30 एग्स देती है, लेकिन जो एक रो है यानी कि एक जो लाइन है उसमें 6 to 20 एग्स रहते हैं। एक जो लाइन है इसमें 6 या फिर 20 एग्स रहते हैं, मिनिमम 6 मैक्सिमम 20। अब आते हैं एग की हैचिंग का टाइम। अब आता है एग की हैचिंग का टाइम। आफ्टर 6 to 7 days ऑफ एग लेइंग, यानी ये एग लेकर रखे हैं इसने गुंदी बग में, 6 से 7 दिन के बाद, 6 से 7 दिन के बाद क्या होगा, हैचिंग होती है, यानी कि एग जो है वो टूटना शुरू होता है और गुंदी बग निकलती है, निम्फ निकलता है गुंदी बग का, थ्रू विच यंग निम्फ्स आर डेवलप्ड। तो एग हैच होके क्या निकलते हैं, यंग निम्फ्स निकलते हैं। निम्फ के अपीयरेंस की बात आती है अब, ये ग्रीन येलोइश इन कलर होते हैं। ये कैसे होते हैं निम्फ, या तो ग्रीन होंगे, कैसे होते हैं कैसे होते हैं ये निम्फ, कैसे होते हैं, ग्रीन या फिर येलोइश होते हैं अपीयरेंस में। और एग कैसा होता है, एग होता है ब्लैक। एग कैसा पढ़ा हमने, एग पढ़ा हमने कि ब्लैक होता है, ओवल शेप का होता है। अभी जो निम्फ है इनके पास बड़ा सा लेग होता है और विंग्स लेकिन नहीं होते। निम्फ है ना, बेबी है, अभी तो हैच हुआ है एग और ये निम्फ्स निकले हैं, तो लार्ज लेग होते हैं इनके, लेकिन विंग्स इनके पास नहीं अवेलेबल होते हैं। फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्स, यानी कि जो निम्फ निकला है ये एडल्ट के में कैसे बनता है। तो एक निम्फ एडल्ट में बदलने के लिए कितना टाइम लगता है या क्या प्रोसीजर होता है, वो सब हम देखने वाले हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एग। तो निम्फ्स अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड फॉर्म एडल्ट बॉडी ऑफ निम्फ। कुछ नहीं है मेटामॉर्फोसिस, बस एक बड़ी सी टर्म दे दी कंफ्यूज करने के लिए। ये देखो ये निम्फ है, निम्फ, ठीक है, ये एग्स थे, एग हुए हैच तो निकला निम्फ, निम्फ बनेगा एडल्ट। बस एग से निम्फ बनने के प्रोसेस में बीच में क्या हो गई, हैचिंग हो गई, और निम्फ से एडल्ट बनने के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कह दिया, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना। एंड फॉर्म एडल्ट बॉडी ऑफ निम्फ।
कितने देर बाद ये निम्फ एडल्ट में बन जाता है, तो 15 to 18 डेज। और कितनी मोल्टिंग होते हैं, 6 स्टेज ऑफ मोल्टिंग होते हैं एडल्ट बनने के लिए। यानी एक निम्फ को एडल्ट बनने के लिए 15 से 18 दिन या फिर 6 मोल्टिंग लगती है, या फिर नहीं, मतलब दोनों ही साथ साथ साइमल्टेनियसली होते रहते हैं ये, कि 15 से 18 दिन लगेंगे और इन 15 से 18 दिन में क्या होगा, 6 मोल्टिंग के स्टेज अकर होंगे जिससे एक निम्फ एडल्ट बन पाएगा। तो ये लाइफ साइकिल तो हमने देख ली थी अभी डायग्राम। अब आते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्योंकि ये एक वो है, एक हार्मफुल चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हमारा क्रॉप है राइस क्रॉप को ही नुकसान पहुंचा रहा है, उसी पे एग ले कर रहा है, उसी पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है और उसे ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। और हमें तो राइस कमर्शियल पर्पज़ के लिए चाहिए, तो हमें इससे बचना है, यानी इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल हमें पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट आता है, इंसेक्ट शुड बी पिक्ड अप बाय हैंड नेट एंड किल्ड बाय स्ट्रॉन्ग क्रूड ऑयल इमल्शन। जो इंसेक्ट है ये गुंदी बग जो है, यहाँ पे इंसेक्ट की बात हो रही है, गुंदी बग की बात हो रही है, गुंदी बग ही टॉपिक है आज का। तो जो इंसेक्ट है इसे हमें हाथ से, हैंड नेट से, जो होते हैं, जो इस प्रकार के कुछ हैंड नेट्स होते हैं, ये नेट है, इस तरह के नेट से उन्हें पकड़ना चाहिए और उन्हें मार देना चाहिए बाय स्ट्रॉन्ग क्रूड ऑयल इमल्शन, क्योंकि ये पेस्ट है, हार्मफुल है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, इन इरीगेटेड फील्ड्स द क्रूड ऑयल शुड बी स्प्रेड। यानी कि इरीगेटेड फील्ड्स, यानी कि जैसे ये फील्ड है आपकी, मान लो यहाँ पे आपके राइस का क्रॉप ग्रो कर रहा है, ये राइस का क्रॉप है, ये राइस की क्रॉप है आपके, और इसमें आपने पानी लगा दिया, क्योंकि राइस के क्रॉप को पानी, वाटर बहुत चाहिए होता है, तो तुमने वाटर का छिड़काव कर दिया, यानी इरीगेटेड फील्ड है ये, इरीगेटेड फील्ड है ये तुम्हारी। तो इरीगेटेड फील्ड है ये, वाटर है, इरीगेटेड फील्ड है तुम्हारी। तो इरीगेटेड फील्ड में तुम्हें क्या करना है, क्रूड ऑयल को स्प्रे कर दो। विच, अब क्रूड ऑयल को तुमने पानी लगे हुए अपनी क्रॉप की फील्ड पे स्प्रे कर दिया, तो क्या फ़ायदा होगा इसे स्प्रे करने से, इससे ये फ़ायदा होगा कि ये थिन फिल्म बना लेगा ऑयल की, जो क्रॉप है उसके ऊपर, जिससे बग्स और निम्फ उस पर बैठ ही नहीं पाएंगे, पहला एग ही नहीं ले कर पाएगी बग, तो निम्स भी नहीं बन पाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, किलिंग हो जाएगी ऑफ बग्स एंड निम्स। तो 2 पॉइंट्स हमने क्या देखे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के, पहला इंसेक्ट को हैंड नेट से पकड़ो और उसे स्ट्रॉन्ग क्रूड ऑयल इमल्शन से किल कर दो। सेकेंड पॉइंट, इरीगेटेड फील्ड्स में क्रूड ऑयल को स्प्रे कर दो, जिससे एक थिन फिल्म बन जाएगी ऑयल की, जिसकी वजह से बग्स और निम्फ किल हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, पेस्ट शुड बी अटैक्ड बाय लाइट ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय। जो ट्रैप हैं उनकी मदद से उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, वाइल्ड ग्रासेस शुड बी रिमूव फ्रॉम पैडी ग्रोइंग एरियाज। यानी कि जो जंगली घासें हैं उन्हें, जहाँ पे चावल की खेती हो रही है आपकी, वहाँ से आपको हटा देना चाहिए। वाइल्ड ग्रासेस को क्यों हटाने की बात हो रही है, ताकि साफ़ सफाई होगी तो ये बग्स वगैरह नहीं आएंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, वेराइटी ऑफ राइस शुड बी सच इन विच ग्रेन्स कम आउट एट अ लेट स्टेज फ्रॉम शीट। यानी कि राइस की वैरायटी इस तरह की होनी चाहिए कि जिसमें राइस जो है वो ग्रेन जो है, राइस की ग्रेन वो उससे बाहर लेट स्टेज पर आए। क्या, वेराइटी ऑफ राइस बी सच इन विच ग्रेन्स कम आउट एट लेट स्टेज फ्रॉम शीट।